लेट मत कीजिए, 9 बज गया है। हेलो हेलो। चले जुड़िए बच्चे, जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। सभी बच्चों से आग्रह है कि जल्दी से जुड़ें। और पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में केवल 7 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में केवल 7 तत्व हैं। बच्चे अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम वर्ग की बात करते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी, जब भी चर्चा होगा आधुनिक आवर्त सारणी की, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की चर्चा जब भी हो तो आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी यह मोसले के सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मोसले के सिद्धांत पर। सारणी मोसले के सिद्धांत पर आधारित है, एकदम याद रखिएगा, मोसले के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत अच्छी बात है, सिद्धांत पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बात करेंगे क्या, तो आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले के आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं हम, मोसले के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो मोसले का सिद्धांत अगर बात करें तो यह परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या पर ये बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एकदम ध्यान में रखिएगा, परमाणु संख्या पर यह आधारित है। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं क्या बेटा, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में ध्यान में रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग? तो बच्चे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या की बात करें, सारणी में 18 वर्ग। कौन सा कितने वर्ग? तो 18 वर्ग। और कितने आवर्त हैं? तो याद रखिए 7 आवर्त है। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। चलिए 7 आवर्त है। देखिए, वर्ग को हमने क्या कहा? तो ग्रुप कह दिया बच्चे, ग्रुप कह दिया, या समूह भी बोल सकते हैं इसको। और आवर्त को हमने क्या कहा? पीरियड कहा। आवर्त को हमने क्या कह दिया? पीरियड कह दिया बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, वर्ग को हमने क्या कहा? तो वर्ग को कहा आपको ग्रुप कह दिया, और आवर्त को मैंने क्या कह दिया? पीरियड कह दिया। बच्चे एकदम कंसंट्रेट करके रखिएगा। अगर हम बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी के में द्वितीय समूह की बात करते हैं बच्चे, तो द्वितीय समूह में, चौथे समूह में, पहले समूह में सबसे देखते हैं हाइड्रोजन। पहले समूह की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या आएगा? लिथियम। उसके बाद क्या आएगा? सोडियम। उसके बाद क्या आएगा? पोटेशियम। उसके बाद क्या आएगा? रुबिडियम। उसके बाद क्या आएगा? सीजियम। उसके बाद क्या आएगा? फ्रांसीसियम। देखिए कितने तत्व हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्रथम वर्ग में ही 7 तत्व हो गए। प्रथम वर्ग में ही 7 तत्व हो गए। याद रखिएगा, प्रथम वर्ग को हमने क्या कह दिया? तो बच्चे प्रथम वर्ग को फर्स्ट ए वर्ग होता है, और इसे हम क्षार धातु का वर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं? क्षार धातु का वर्ग कहते हैं। याद रखिए बच्चे, क्षार धातु का वर्ग कहते हैं। इट इज द ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स। इट इज द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स। क्षार धातु का वर्ग होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और अंत में क्या होगा? फ्रांसीसियम होता है बच्चे। तो याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, मेंडलीफ ने, ठीक है, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें क्या था? आवर्त तो 7 ही थे, 7 आवर्त थे। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मैं बात कर रहा हूं बच्चे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित था। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या था? तो 7 आवर्त था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त? तो 7 आवर्त। आवर्त सारणी में कितने आवर्त? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है बच्चे, 7 आवर्त। और वर्ग कितने? तो वर्ग जो है याद रखना 9 वर्ग होते हैं, 9 वर्ग होते हैं। तो एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट, बार बार आपको पूछेगा यहाँ पर प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। वंशानुक्रम की इकाई जीन होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा, वंशानुक्रम की इकाई जीन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन के बारे में याद रखिए, थोड़ा सा चलते हैं हम लोग जीन के बारे में। जीन के बारे में सर्वप्रथम जीन के बारे में, ठीक है, जोहानसन ने बताया था। जीन शब्द का प्रयोग किया था किसने? तो जीन के बारे में बताया, बारे में जोहानसन ने बताया था। ध्यान में रखिए बच्चे, जोहानसन ने बताया था, जोहानसन ने बताया था। एकदम याद रखिएगा, जोहानसन ने बताया था। अब ये जीन है क्या? जीन जो है बेटा, एकदम ध्यान में रखना है, जीन है क्या? तो जीन जो है, जीन जो है ये क्या है? तो ये कोडोन है। जीन क्या है? कोडोन है। एकदम ध्यान में रखिएगा,
यह कोडोन है। और किसका कोडोन है बच्चे? तो ये कोडोन है एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन का। एटीजीसी का कोडोन होता है। और जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है आपको डीएनए में। कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। और ये डीएनए क्या होता है? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। जीनोटाइप पर चर्चा करते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होगा? तो बच्चे जीनी संरचना याद रखिएगा, किसी भी जीव की ठीक है, आपको जीनी संरचना को जेनेटिकल स्ट्रक्चर को, जीनी संरचना को हम क्या कहते हैं? तो जीनी संरचना को, किसी भी जीव के जीनी संरचना को, आपको जेनेटिकल स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया? जीनोटाइप कह दिया। और किसी भी जीव के आपको बाह्य संरचना को, याद रखिएगा, किसी भी जीव के बाह्य संरचना को फिनोटाइप कहते हैं। किसी भी जीव के बाह्य संरचना नोट डाउन कर लेगा बेटा, बाह्य संरचना को क्या कहा जाता है? तो बाह्य संरचना को याद रखिएगा हम क्या कहते हैं? फेनोटाइप या फिनोटाइप कहा जाता है। अब देखिए आरएनए क्या है? तो आरएनए बेटा एकदम याद रखना है कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और यह प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन सिंथेसिस में यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिएगा बेटा, भूमिका निभाता है किसमें? तो याद रखना है आपको, यह प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये आपको ध्यान में रखिएगा कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते बेटा। यहां देखिए, डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। ये देखिए आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा का तापीय या क्या कहिए, एक तरह से ऊष्मीय प्रभाव, तापीय या ऊष्मीय प्रभाव बेटा, तापीय या कौन सा प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव, एकदम ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव के आधार की बात अगर करते हैं तो विद्युत धारा, याद रखना है, विद्युत धारा के कारण, प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा H I² RT के बराबर होता है। याद रखना बच्चे, किसके बराबर होगा? तो H बराबर I² RT होता है, जहां I विद्युत धारा हो गया, R प्रतिरोध हो गया, T समय हो गया। यहां देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है। किसका तार? नाइक्रोम का तार लगा होता है। इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इसमें भी नाइक्रोम का तार लगा होता है, निकेल और क्रोमियम का बना होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह क्या होगा? गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के वह पदार्थों को गर्म करने की प्रवृत्ति रखता है। इलेक्ट्रिक कटली, यह भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, यह भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, एकदम ध्यान में रखिएगा, यह भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, एकदम याद रखना बच्चे, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इलेक्ट्रिक घंटी, बच्चे इसमें क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक घंटी जो है इसलिए क्या होगा? तो आपको पता होनी चाहिए, मैग्नेट होता है बच्चे, मैग्नेट होता है, दो मैग्नेट लगे होंगे, मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है नॉर्थ और साउथ। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये लगा होता है बेटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा? तो उस घंटी को अपनी ओर खींचेगा और ठीक है, और फिर छोड़ देगा। तो ये घंटी जाकर के आपको जो टिन यानी कॉपर और टीना का बना हुआ क्या होता है? टीन का बना हुआ एक एलिमेंट होता है, पदार्थ होता है, उसको जाकर के जोर से टकराता है और क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो घंटी है वह ठीक है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, एकदम याद रखिए बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर यह आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर यह आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर यह आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, एकदम ध्यान में रखना है कि इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर यह आधारित है। एकदम याद रखना है कि आपका जो ठीक है जो इलेक्ट्रिक घंटी है वो किस पर आधारित है? तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, किस पर आधारित है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो बच्चे यह मृत और दृढ़ उत्तक है, स्क्लेरेनकाइमा, इसी से निर्मित होता है। अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा ये होता क्या है बच्चे? तो स्क्लेरेनकाइमा होता है, ये दृढ़ होगा,
दृढ़ होगा, फिर क्या होगा, जटिल होगा और मृत होगा। एकदम याद रखिएगा, जटिल होगा और मृत होगा। और याद रखना ये क्या है, तो पादप, पादप, पादप अस्थाई सरल उत्तक है। पादप अस्थाई सरल उत्तक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, सरल उत्तक है। और नारियल की रस्सी, नारियल का बोरा, नारियल की नारियल का झाड़ू सब स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। कोलेनकाइमा क्या होता है बेटा, तो कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, ध्यान में रखिएगा, क्लोरोफिल होगा। और यह क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में यह सहायता करता है, संश्लेषण में सहायक होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, सहायक होता है। एकदम याद रखना बच्चे, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, सहायक होगा। जबकि पेरेन्काइमा क्या होता है, एकदम ये भी ध्यान में रखिएगा, पेरेन्काइमा जो क्या होता है, तो बच्चे पेरेन्काइमा हो या एरेन्काइमा हो, एयर फिल्ड होता है, एयर फिल्ड होता है, ध्यान में रखिएगा, एयर फिल्ड होगा। और यह क्या होता है, स्पंजी होता है बच्चे, क्या होगा, स्पंजी होगा। जबकि आपका कोलेनकाइमा जो होगा वह लचीला होता है। जब भी पूछेगा कि पादप के मुलायम भागों में कौन सा पादप उत्तक पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा कौन, तो एकदम याद रखिए बेटा, यह पाया जाएगा आपको कोलेनकाइमा, और इसमें क्लोरोफिल भी होते हैं। बहुत अच्छी बात, देख लीजिए नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं कौन। अच्छा बात है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कि अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके चूहा अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। ध्यान में रखिएगा बेटा, कौन सा करेगा, तो चूहा जो है अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है, और यह अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर गेम खेलता है। याद रखना बच्चे, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करता है, जबकि आपको मैंने ठीक उत्पन्न करता है और गेम खेलता है, उत्पन्न करता है और गेम खेलता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, और गेम खेलता है बच्चे। एकदम ध्यान में रखना है कि कौन सा जानवर, ठीक है, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न कर गेम खेलता है, तो वह कौन करेगा, तो चूहा करेगा। एकदम याद रखिएगा, वेल जो होता है, वेल याद रखना बेटा, वेल जो होता है ये क्या करेगा, तो इंफ्रासोनिक्स वेव उत्पन्न करता है। इंफ्रासोनिक्स, वेल, हाथी, पतंगे, ध्यान में रखिएगा, वेल, ठीक है, वेल हो गया, फिर क्या हो गया, हाथी हो गया, फिर क्या हो गया, आपको पतंगे हो गया। ये कौन सा तरंग उत्पन्न करेगा, तो दीज आर प्रोड्यूसेस, कौन सा, तो बच्चे अवस्रव्य तरंग उत्पन्न करता है, अवस्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। और ये तरंग कौन होता है, तो इंफ्रासोनिक्स वेव होता है, इंफ्रासोनिक्स वेव होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, इंफ्रासोनिक्स वेव्स होता है। और क्या करना है बच्चे, एक चीज और ध्यान में रखना है, आपको बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए, ठीक है, ध्वनि तरंग जो होता है, ध्वनि तरंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं बेटा। ये क्या होगा, एक तो पहला क्या होगा, आपको श्रव्य ध्वनि, याद रखिएगा, श्रव्य ध्वनि, ये आपको क्या है, श्रव्य ध्वनि इसको बोलते हैं। और श्रव्य ध्वनि की श्रेणी में कौन कौन आता है, तो जब भी श्रव्य ध्वनि की बात करेंगे तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, और मनुष्य इसको सुन सकता है बच्चे। और 20 हर्ज से अगर कम हो गया, 20 हर्ज से कम, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। कौन सा ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा बच्चे। और अगर 20 किलो हर्ज से अधिक हो गया, 20 किलो हर्ज से अधिक हो गया, तो इसको कौन सा ध्वनि बोलते हैं, तो बच्चे इसको पराश्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा, इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। तो बार बार इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि चूहा गेम खेलता है क्या, कौन सा तरंग उत्पन्न करके, तो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके चूहा गेम खेलता है, ध्यान में रखिएगा बेटा। यहां देखिए, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है, तो कैलिफोर्नियम याद रखिए एक्टिनाइड का सदस्य है, कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड्स का सदस्य है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड्स का सदस्य है। और जब भी एक्टिनाइड्स की बात करते हैं बेटा, तो याद रखिए 89 से 103 परमाणु संख्या वाला तत्व क्या होगा, 89 से 103 परमाणु संख्या वाला तत्व, परमाणु संख्या वाला तत्व, परमाणु संख्या वाला तत्व क्या कहलाएगा, तो वाला तत्व कहलाएगा एक्टिनाइड्स। याद रखना है बच्चे, एक्टिनाइड्स। और ये सभी क्या होते हैं, तो 5f ब्लॉक एलिमेंट होता है, 5f ब्लॉक एलिमेंट होगा, 5f ब्लॉक एलिमेंट होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जितने भी तत्व होते हैं वो रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, रेडियो सक्रिय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक्टिनाइड होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर एक्टिनाइड्स होगा, एकदम ध्यान में रखना है बेटा। और जब भी कैलिफोर्नियम की बात करेंगे, जब भी कैलिफोर्नियम की बात करेंगे, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, कैलिफोर्नियम की आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो कैलिफोर्नियम की आप अगर बात करते हैं, कैलिफोर्नियम की अगर आप बात करते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा,
कैलिफोर्नियम का जब भी आप बात कीजिएगा तो क्या होगा, कैलिफोर्नियम की जब भी आप बात कीजिएगा तो याद रखिएगा इसकी परमाणु संख्या, ध्यान दीजिए बच्चे, इसकी परमाणु संख्या 98 होता है, 98 होता है। कितना होगा, तो 98 होगा। कैलिफोर्नियम की परमाणु संख्या 98। आदर्श गैस की बात कीजिए, आदर्श गैस समानता फ्लो, आदर्श गैस होगा कौन कौन, तो बच्चे सबसे पहले होगा हीलियम। कौन होगा, हीलियम। उसके बाद होगा नियोन, उसके बाद क्या होगा, आर्गन, उसके बाद होगा क्रिप्टन, उसके बाद होगा जेनन, उसके बाद क्या होगा, रेडॉन होगा। और ये 18वें वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व, एकदम ध्यान में रखिएगा, वर्ग का तत्व होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। क्या होता है, तो 18वें वर्ग का तत्व कौन होता है, तो आदर्श गैस होता है। लेंथेनाइट पर बात करते हैं तो 57 से 71 परमाणु संख्या वाला तत्व जो है वह क्या कहलाएगा, लेंथेनाइट कहलाएगा। और याद रखिए बेटा, लेंथेनाइट कहलाएगा। और याद रखिएगा कि ये सभी भारी मृदा धातु होते हैं, भारी मृदा धातु होते हैं, भारी मृदा धातु, दुर्लभ मृदा धातु बोलिए, दुर्लभ मृदा धातु बोलते हैं इसको, दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं, दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। और जब भी हेलोजन की बात कीजिए तो हेलोजन जो है 17वें वर्ग का तत्व है, 17वें वर्ग का तत्व, एकदम याद रखिए 17वें वर्ग का तत्व होता है। कौन, तो बच्चे हेलोजन, हेलोजन जो है वो 17वें वर्ग का तत्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका हेंस बेथे, ध्यान दीजिएगा, हेंस बेथे। इन्होंने बताया कि देखिए, हेंस बेथे, इन्होंने बताया कि ये देखिए ड्यूटेरियम है और ये भी ड्यूटेरियम है, और यह क्या करेगा, उच्च तापमान पर 10⁷ केल्विन पर, और याद रखिए 10⁷ केल्विन पर यह 2He4 बना लेगा, हीलियम आयन बना लेता है, हीलियम आयन बना लेता है। ध्यान दीजिए बच्चे, हीलियम आयन बना लेता है, और इस प्रक्रिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। जब भी आपको बात करेंगे हम सूर्य में ऊर्जा, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। जबकि नाभिकीय विखंडन क्या है बेटा, तो परमाणु बम, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित, तो परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, और ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, एकदम ध्यान में रखिएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जबकि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, ध्यान दीजिए बेटा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कौन आधारित है, तो परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर आधारित है, परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया था, ध्यान में रखिएगा, फर्मी ने, एनरिको फर्मी ने इसका निर्माण किया था। जबकि अनियंत्रित परमाणु बम, ये देखिए ओपेनहीमर, ओपेनहीमर ने परमाणु बम का निर्माण किया था, ओपेनहीमर ने परमाणु बम का निर्माण किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देख लीजिए, प्रकाश विद्युत अभिक्रिया। बच्चे प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, ठीक है, विद्युत अभिक्रिया होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। जबकि फोटोवोल्टेइक सेल में आपको पता है सोलर प्लेट जो है, सोलर प्लेट जो है वो काम करेगा फोटोवोल्टेइक अभिक्रिया पर। सोलर प्लेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फोटोवोल्टेइक अभिक्रिया पर काम करता है, सोलर प्लेट फोटोवोल्टेइक अभिक्रिया पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चे एकदम आसान सवाल है, और आपको मैंने, ठीक है, कई बार तरीका बताया है बनाने का, कैसे, तो बच्चे, ठीक है, आपको Fe के परमाणुओं की संख्या, Fe के परमाणुओं की संख्या, एकदम ध्यान में रखिएगा, Fe के परमाणुओं की संख्या क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले करते हैं नंबर ऑफ मोल्स गुना एवोगाड्रो नंबर, गुना, ठीक है, आपको एक अणु में परमाणु, एक अणु में परमाणु। तो यहां चूंकि Fe है, तो Fe में तो एक ही अणु पाया जाएगा, एक ही अणु पाया जाएगा, और Fe का परमाणु भार हो गया 56, कितना हो गया, 56 हो गया। अब देखिए कितना है, छोटका m बटा बड़का m, गुना एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, गुना एक अणु में परमाणु एक ही है बच्चे, फेरस है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, यहां देखिए क्या करेंगे, तो छोटका 2.8 हो गया, बटा क्या हुआ 56 हो गया बेटा, गुना 6.022 इंटू 10⁻23। देख लीजिए बेटा, इसको हटाइए, यहाँ पर 10 ले लीजिए, 28 दूनी क्या हुआ 56 हो गया, ठीक है। और ये देखिए 2, इसको काट दीजिए, 3.011 ऊपर ले जाएंगे, 3.011 गुना, ठीक है, एक माइनस हो गया, 10⁻23 में से एक घटा दीजिए, 10⁻22 परमाणु, 10⁻22 परमाणु, देखिए कहां पर है, तो 21 परमाणु गलत बात है, 23 परमाणु गलत बात है, तो 22 परमाणु ये आपका सही है। तो ध्यान में रखिएगा, देखिए किस तरह से मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है, बनाया है किस तरह से, तो ये तरीका आपको पता होनी चाहिए। Fe में परमाणुओं की संख्या, Fe के परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ मोल्स, N क्या हुआ नंबर ऑफ मोल्स, गुना क्या हुआ एवोगाड्रो संख्या, गुना क्या हुआ एक अणु में परमाणु, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट,
पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने के को किस नाम से जाना जाता है? बच्चे, जब भी पानी में एक अम्ल या क्षार को विलय करेंगे तो तीव्र उष्मा बाहर निकलता है। क्या निकलेगा? तीव्र उष्मा बाहर निकलेगा और यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, क्या कह रहा हूं मैं कि ये आपका पानी है, ये आपका पानी है और इसमें हम क्या करते हैं कि अम्ल डाल रहे हैं। यहां देखिए एसिड डाल रहे हैं, या इसमें क्या डाल रहे हैं तो बच्चे इसमें बेसिस डाल रहे हैं। तो ये क्या होगा? तो आपको पानी में ध्यान दीजिए, पानी में अम्ल डालिए या पानी में क्षारक डालिए, तो ये क्या होगा? तो तीव्र उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तीव्र उष्माक्षेपी, एकदम ध्यान में रखिएगा, तीव्र उष्माक्षेपी यानी तीव्र गति से उष्मा निकलता है। इसीलिए ठीक है, आपको ज्यादा आप ठीक है नहीं डालेंगे। क्या नहीं डालेंगे? ज्यादा इसमें ठीक है अम्ल नहीं डालेंगे या क्षारक ज्यादा नहीं डालेंगे, इसलिए यह अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब घटन अभिक्रिया क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश, ध्यान दीजिए बच्चे, सूर्य का प्रकाश या आपको क्या होगा? तो उष्मा, या आपको क्या होगा? तो बच्चे उष्मा दे दीजिए, या आप विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करा दीजिए। तो ये क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में उष्मा का ग्रहण हो, उष्मा का अवशोषण हो, तो ऐसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अवशोषी, उष्मा अवशोषी हो बच्चे। उदासीन अभिक्रिया क्या होगा? तो अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन एसिड एंड बेसिस आर रिएक्ट विथ ईच अदर, देन वाटर एंड सॉल्ट इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज, आपको क्या कहलाएगा? तो बच्चे यह कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह कहलाएगा आपको क्या? ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट देखें, गैसों की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैसों की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, क्या होगा? अब देखिए मैं 4 नियम आपको बता रहा हूं बेटा, और ये 4 नियम में से एक नियम पक्का एग्जाम में रहेगा। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, ध्यान दीजिए बच्चे, बॉयल्स लॉ है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ये बॉयल्स लॉ है। क्या होगा बॉयल्स लॉ? तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट हो गया, तापमान बराबर नियत हो गया, और भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p होगा। यानी दाब बोलते हैं ये आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती। आयतन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/दाब हो जाएगा। आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/दाब होगा। ध्यान में रखिए बच्चे, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर हो गया। ये कौन सा नियम है? तो ये बॉयल्स का नियम है। चलिए दूसरा नियम, चार्ल्स लॉ। जब भी चार्ल्स लॉ बोलेगा तो क्या कांस्टेंट होगा? तो याद रखना है, यहां पर आपको क्या कांस्टेंट हो जाएगा? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बराबर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर यानी दाब आपको नियत हो गया, और आपको पता होनी चाहिए कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। यानी आयतन डायरेक्टली समानुपाती परमताप की, आयतन समानुपाती परमताप का। आयतन किसका समानुपाती होगा? तो परमताप का समानुपाती होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए फिर हम कह रहे हैं क्या? गे-लुजैक का नियम गे-लुजैक्स लॉ क्या होता है? तो गे-लुजैक्स लॉ के आधार पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यानी दाब ठीक है परमताप का समानुपाती होगा। अब देखिए एक और नियम लेते हैं, ये एवोगाद्रो का नियम है। एवोगाद्रो का नियम है। तो एवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? तो एवोगाद्रो का नियम कहता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, एवोगाद्रो का नियम कहता है कि देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो क्या होगा? तो आपका दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, गैसों का की मात्रा जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा दाब के। गैसों की मात्रा दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, गैसों की मात्रा दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए बेटा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभी तुरंत मैंने बताया था कि देखिए ठीक है, आपको उष्मा के आधार पर एकदम याद रखना बेटा, उष्मा के आधार पर क्या होगा? तो आपको अभिक्रिया 2 प्रकार के, अभिक्रिया कितने प्रकार के? तो अभिक्रिया 2 प्रकार। कौन कौन? तो अभिक्रिया 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एकदम ध्यान में रखिए बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन अभिक्रिया होता भाई? तो अभिक्रिया होता है बहुत प्रकार का होता है। पहला अभिक्रिया क्या होगा? तो बच्चे ठीक है,
ठीक है। उष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं, यानी जिसमें उष्मा उत्पन्न हो। बेटा एकदम याद रखना है, इसमें उष्मा उत्पन्न होगा। मान लीजिए A+B है और यहां पर C+D है, तो ये देखिए प्लस, ठीक है, प्लस डेल्टा ई, प्लस डेल्टा, ये उष्मा बाहर निकला। और दूसरी अभिक्रिया क्या होती है? तो बच्चे उष्मा शोषी होती है, उष्मा शोषी, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा शोषी, इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और इस रिएक्शन में क्या होगा? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? ध्यान में रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा वो ध्यान में आपको रखना है। क्या रखना है ध्यान में? तो बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शन में उष्मा अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है, ध्यान में रखिएगा, अवशोषित होती है, याद रखना बेटा, उष्मा अवशोषित होती है, यानी हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यहां देखिए उष्माक्षेपी में हीट बाहर निकलेगा और इसमें क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा। जैसे अब देखिए बेटा A+B, ठीक है, बराबर क्या होगा? C+D, लेकिन यहाँ माइनस डेल्टा ई लिख रहे हैं बच्चे, यानी उष्मा इसको चाहिए, यहाँ उष्मा बाहर निकल रहा है, इसमें उष्मा चाहिए, यानी उष्मा चाहिए होता है। तो याद रखिए उष्मा का अवशोषण होगा तो उष्मा शोषी, उष्मा निकलती है तो उष्मा क्षेपी हो गया। ऑक्सीजन की क्षति होगी, ऑक्सीजन की संख्या घटेगी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की क्षति होगी या इलेक्ट्रॉन त्याग होगा। बच्चे इसको ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ऑक्सीजन अगर प्राप्त होगा तो उसका ऑक्सीकरण होता है बच्चे, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की संख्या में अगर वृद्धि होगी तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या में अगर कमी होगी तो इसको, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या में यहाँ देखिए ऑक्सीजन की क्षति होगी यानी घट रहा है बच्चे, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा, अगर ऑक्सीजन प्राप्त होगा यानी ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, यहां देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको ध्यान में रखना है, जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ध्यान में रखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब भी रिडक्शन की बात होगी, रिडक्शन की बात होगी तो रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन की संख्या में कमी आएगी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक, ठीक है, पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? देखिए आपको पता होनी चाहिए बच्चे कि साइटोप्लाज्म में जब आपका ग्लूकोज प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है? ये देखिए ग्लूकोज चला, चल ग्लूकोज चल, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। ये जैसे ही साइटोप्लाज्म में गया, कहाँ गया? साइटोप्लाज्म में। बेटा यहाँ चाहे ऑक्सीजन रहे या नहीं रहे, ऑक्सीजन रहे या नहीं रहे, या तो ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, या तो ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों केस में साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ये टूट करके पायरुविक एसिड बनाता है। कौन सा एसिड बनाएगा? पायरुविक एसिड, एकदम याद रखेगा बेटा, पायरुविक एसिड। अब क्या होगा? यदि इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो ये क्रेब्स साइकिल में प्रवेश किया। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल में घुस गया और क्रेब्स साइकिल में यह क्या उत्पन्न किया? तो 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। एकदम ध्यान में रखेगा, कितना एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा? तो 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अब देखिए बेटा, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ, तो ये मसल्स में प्रवेश करेगा। कहां प्रवेश करेगा? मसल्स में। और वहां पर क्या करेगा? तो ये आपको, ठीक है, आपको ये क्या करेगा? तो बच्चे ये लैक्टिक एसिड बनाएगा। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, जो आपके मांसपेशी में जमा हो जाएगा और यह क्या करेगा? तो क्रैम्प उत्पन्न करेगा। तो ये देखिए क्या कह रहा है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन किस में होता है? तो पायरुविक अम्ल का विघटन या तो मांसपेशी में होगा या माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्या करता है? क्रेब्स साइकिल के उपरांत 36 एटीपी उत्पन्न करता है और साइटोप्लाज्म में 2 एटीपी उत्पन्न करता है। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, कुल मिलाकर के 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। कितना एटीपी? 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसको क्या बोलते हैं? तो ये बात NaHCO3 बेटा, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एकदम ध्यान में रखना है, क्या बोलेंगे? तो बेकिंग सोडा बोलेंगे, बेकिंग सोडा बोलेंगे, याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? तो बेकिंग सोडा कहा जाता है। याद रखिए, बेकिंग पाउडर नहीं कहेंगे। बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, टार्टरिक अम्ल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। टार्टरिक अम्ल क्या होगा बेटा? तो टार्टरिक अम्ल इमली में, अंगूर में पाया जाता है। इमली अंगूर में यह पाया जाता है, इमली अंगूर में पाया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए कास्टिक सोडा में क्या होता है बच्चे? कास्टिक चूना। तो कास्टिक चूना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, कॉस्टिक सोडा कहा जाता है बच्चे, कॉस्टिक सोडा, एकदम ध्यान में रखिएगा, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, एकदम ध्यान में रखना है। और कॉस्टिक पोटास किसको कहते हैं? तो बच्चे कॉस्टिक पोटास कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। कॉस्टिक पोटास कहा जाता है किसको? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक पोटास कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक पोटास क्या होगा? तो बच्चे कॉस्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो एकदम ध्यान में रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए, डैश एक निष्क्रिय गैस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। क्लोरीन, क्लोरीन हेलोजन है, ध्यान में रखना है। क्लोरीन क्या है? तो बच्चे हेलोजन है, हेलोजन है। नाइट्रोजन यह चेल्कोजेंस नहीं, यह जो है आपको निक्टोजेंस है बच्चे, निक्टोजेंस। याद रखिए 15वें वर्ग के तत्व को निक्टोजेंस कहते हैं। ऑक्सीजन यह चेल्कोजेंस है, ऑक्सीजन यह चेल्कोजेंस है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन चेल्कोजेंस है, ऑक्सीजन चेल्कोजेंस है। और यहाँ एक और है क्रिप्टन। क्रिप्टन क्या है? तो क्रिप्टन अक्रिय गैस है। क्रिप्टन क्या है? तो अक्रिय गैस होता है। याद रखिए इनर्ट गैसेस होता है, इनर्ट गैसेस होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन 18वें वर्ग का तत्व है। तो आपका आंसर क्या होगा? निष्क्रिय गैस क्रिप्टन है। और क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 होती है बेटा। याद रखिए रैले, रैम्जे और लोकेयर ने, रैले, रैम्जे और लोकेयर ने किस गैस की खोज की थी? तो बच्चे क्रिप्टन गैस की खोज की थी। तो एकदम ध्यान में रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखिए प्रोपेन है क्या? तो बच्चे प्रोपेन है एल्केन। प्रोपेन क्या है? एल्केन है, एल्केन है। प्रोपेन है क्या है? तो एल्केन है, याद रखना है, एल्केन है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र क्या है बेटा? तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, CnH2n+2। और याद रखिए अगर n बराबर 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो बच्चे ये हो जाएगा CH4, इसको बोलते हैं मिथेन। क्या बोलते हैं? मिथेन बोलते हैं, याद रखिए बच्चे। C2H6 इसको क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। C3H8 इसको क्या बोलते हैं? तो प्रोपेन कहते हैं। और याद रखना है जब भी आप होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे तो दो क्रमागत यौगिकों के बीच अंतर CS2 का होता है। दो क्रमागत यौगिकों के बीच अंतर कितना होता है? CS2 का होता है। याद रखना बच्चे, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो क्रमागत यौगिकों के बीच कितना का अंतर? तो बच्चे एकदम याद रखना है CS2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होगा? CS2 का डिफरेंस होता है। और इसको सामान्य सूत्र द्वारा सूचित किया जाता है। और ऐसे श्रेणी को सजाती होमोलोगस श्रेणी कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। बच्चे प्रोपेन ये देखिए C3H8, ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन C4H10, ठीक है। और C2H6 इथेन। और ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। कौन सा गैस कहेंगे? तो मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। मिथेन मतलब मार्स गैस, मिथेन मतलब मार्स गैस, एकदम याद रखिए। एक वस्तु 4 सेकंड में पहले 25 मीटर, 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करता है तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए चाल का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। तो आंसर तो ऐसे भी हो गया, ये दूरी का मात्रक है,
ये किसी चीज का मात्रक नहीं है, ये पर सेकेंड यानी हर्ज है बच्चे, ये आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का पर सेकेंड किसका मात्रक है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। तो कहीं से भी ये आपको ये आंसर हो गया, ये आंसर डायरेक्ट मार दिया हम, लेकिन आपको तरीका जानना है। देखिए औसत चाल, ध्यान दीजिए, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटक कुल समय, कुल दूरी बटक कुल समय। एकदम ध्यान में रखिए, कुल दूरी बटक क्या? कुल समय होता है। कुल दूरी बटक क्या होगा? कुल समय होगा। तो कुल दूरी देखिए 25 + 15 और कुल समय देखिए 2 + 4 यानी देखिए 40/6 यानी 6.67 मीटर पर सेकेंड, 6.67 मीटर पर सेकेंड होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुनी वृद्धि होगी? आसान क्वेश्चन है बेटा। कैसे आसान है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv², एकदम याद रखिए। और देखिए नया काइनेटिक एनर्जी ke1 बराबर क्या हुआ? 1/2 m, और v क्या हुआ? v शुरुआती वेग से 2 गुना, शुरुआती वेग से 2 गुना, 2v का होल स्क्वायर कर दीजिए यानी 4 × 1/2 mv², यानी पहले के गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा, पहले के गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, पहले के गतिज ऊर्जा का यह 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स, ठीक है, ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, एज द काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल स्टेज। तो एकदम ध्यान में रखना है, कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखो बेटा, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। मैं बार बार आपको रिपीट कराता रहता हूं कि बच्चे ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा आपको जंतु का सबसे बड़ा समूह है। ऑर्थोपोडा आपके जंतु का सबसे बड़ा समूह है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ऑर्थोपोडा जंतु का सबसे बड़ा समूह है। और बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्थोपोडा में बहुत सारे कीट वर्ग भी आते हैं, कीट आते हैं बच्चे, लेकिन मोलस्का जो है ये दूसरा, याद रखिए सबसे बड़ा कौन होगा? ऑर्थोपोडा। उसके बाद क्या होगा बेटा? तो उसके बाद क्या होगा? ऑर्थोपोडा के बाद आ गया मोलस्का। आपको पता है जितना भी मोलस्का होता है सब अपने आवरण के चारों तरफ, अपने जीवों के चारों तरफ क्या करता है? तो एक मोटी सी संरचना बना लेता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एनालिडा आपका क्या होगा? तो ये केचुआ हो गया, केचुआ, या आपका हो गया लीच, या आपका हो गया क्या? लीच केचुआ होगा या लीच होगा, या आपको ठीक है जोक होगा। ये सब क्या होगा? एनालिडा समूह के जीव होते हैं। जबकि निमेटोडा में कौन आएगा बच्चे? तो निमेटोडा में एकदम ध्यान में रखेगा, निमेटोडा फीता कृमि होता है, फीता कृमि निमेटोडा संघ में आता है, फीता कृमि आपको निमेटोडा संघ में आएगा। तो एकदम याद रखना है, कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मोबाइल को किसी बालकोनी से गिराया जाता है, अच्छी बात है। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 kg हो तो मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो फिर मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आसान क्वेश्चन है बेटा। तो मोबाइल फोन का स्थितिज ऊर्जा बोल रहा है, ये देखिए बालकोनी की ऊंचाई कितना? 100 मीटर है, 100 मीटर है। और आपको ये देखिए यहां से यहां, तो इस ऊंचाई पर आपका गतिज ऊर्जा कितना होगा? स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? mgh। तो याद रखिए h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, h ऊंचाई पर, ठीक है, आपको क्या होगा? h ऊंचाई पर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m का मान कितना है? 0.5, g का मान कितना है? 10, और h का मान कितना है? 100। तो देख लीजिए बेटा क्या होगा? 500 जूल हो जाएगा। तो देखिए कहां पर है 500 जूल? तो डी नंबर में है, 500 जूल होगा। याद रखिए महत्तम ऊंचाई पर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। निम्नतम ऊंचाई पर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगा। मध्य में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया? तो आपको पता है न्यूटन के तृतीय गति नियम से, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि देखिए एक्शन बराबर रिएक्शन होता है, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होता है, क्रिया बराबर क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। तो जितना बल लगाएगा उतना ही बल वो भी लगाएगा। यानी 70 केजी का व्यक्ति 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो 50 केजी का व्यक्ति कितना लगाएगा? तो बच्चे 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। यानी क्रिया हमेशा किसके बराबर? प्रतिक्रिया के बराबर होता है, और बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होगा और विपरीत दिशा में होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है
तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो बल का परिमाण क्या होगा? आसान क्वेश्चन है बच्चे। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर क्या होता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर। याद रखिए बल F बराबर, ठीक है, dp बाई dt होगा, dp बाई dt होगा। और यहाँ देखिए d बटा dt, और ये क्या होगा? एम भी माइनस यू हो गया बच्चे। तो एम भी माइनस यू, ठीक है, बटा क्या होगा? टी हो गया। निकाल लीजिए, ठीक है। द्रव्यमान, हाँ, आपको किसका? तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया? तो वस्तु का द्रव्यमान हो गया 8 kg, गुना भी का मान देखिए कितना है? 9 है, ठीक है। यू का मान देखिए कितना है? 4 है, बट टाइम का वैल्यू कितना है? तो 2 है। तो 2 चौके कितना हो गया? 8 हो गया। 5 में से 9 में से 4 घटा दीजिए 5, तो 4 गुना 5 बराबर 20 न्यूटन। देखिए कहाँ पर है? 20 न्यूटन, तो सी नंबर में है। तो आपका 20 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो किस तरह से बन रहा है, एकदम याद रखिए प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट देखिए, गिरते हुए नारियल में होती है। तो जब कोई नारियल गिरेगा, ध्यान दीजिए बच्चा, जब कोई नारियल गिरेगा तो क्या होगा? तो नारियल गिरेगा तो दोनों प्रकार की एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। लेकिन चूंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी यहां पर नहीं है तो याद रखिए केवल और केवल गतिज ऊर्जा होगा, केवल और केवल गतिज ऊर्जा। याद रखिए परमाणु के नाभिक में कौन सी ऊर्जा? परमाणु के नाभिक के या तो संलयन, नाभिक के या क्या होगा? संलयन या विखंडन। संलयन बोल दीजिए तो अनाभिकीय ऊर्जा, विखंडन बोल दीजिए तो नाभिकीय ऊर्जा होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा कि संलयन या विखंडन के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनों के, ध्यान दीजिए बच्चे, रासायनों के कारण, ठीक है, पाए जाने वाले ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और ध्वनि ऊर्जा, तो ध्वनि ऊर्जा आपको पता है कि ध्वनि क्या होता है? तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। याद रखना बेटा, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये क्या करता है? तो ये माध्यम में क्या करेगा? तो सेंसेशन उत्पन्न करता है, जिससे सुनने की क्षमता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगा? सुनने की का क्षमता प्राप्त होता है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बच्चे यहाँ सबके वैज्ञानिक के बारे में देख लेते हैं। इसने यूज और अनयूज थ्योरी दिया था, यूज एंड अनयूज थ्योरी दिया था। याद रखे बच्चे, अनयूज थ्योरी दिया था, अनयूज थ्योरी दिया था, यानी उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखी। और इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ओपेरिन, इन्होंने, ठीक है, बताया कि देखिए जीवों की उत्पत्ति, ध्यान में रखिए बच्चे, जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो बच्चे जीवों की उत्पत्ति हुई है, ध्यान में रखिएगा, जीवों की उत्पत्ति हुई है किससे? तो बच्चे जीवों की उत्पत्ति हुई है रसायनों से, यानी रासायनिक संयोजन के कारण जीवों की उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा, रासायनिक संयोजन के कारण जीवों की उत्पत्ति हुई है। यह किसने बताया? तो ओपेरिन ने बताया था। एकदम ध्यान में रखिएगा, ओपेरिन ने बताया कि जीवों की उत्पत्ति आपको किससे हुई है? तो ध्यान में रखिएगा, आपकी उत्पत्ति ओपेरिन ने बताया था कि यह उत्पत्ति, ठीक है, किससे हुई है? तो रासायनिक संयोग से हुई है। एकदम ध्यान में रखना बच्चे। चलिए, आपको लेमार्क ने, ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक किताब लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? आसान क्वेश्चन है बच्चे। मीथेन का फॉर्मूला CH4, अच्छी बात है। एथीन बोल रहा है बच्चे, एथीन का फॉर्मूला क्या? C2H4। और ये एल्कीन है, ये क्या है? एल्कीन है बच्चे। और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। इथेन C2H6 है, ये एल्केन है। प्रोपेन C3H8 होता है, ये आपको प्रोपेन, ये क्या है? आपको एल्केन है। तो मार्स गैस, इथेन और प्रोपेन, ये सभी आपको क्या है? तो बच्चे ये सभी आपका एल्केन हाइड्रोकार्बन है, जबकि आपका ये जो है एल्कीन हाइड्रोकार्बन है। तो अंतर पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है? देखिए समतल दर्पण, ध्यान दीजिए बच्चे, समतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो एकदम याद रखना, फोकस दूरी अनंत होगा। इसका पावर क्या होगा? तो पावर बेटा 0 होता है। और इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो +1 होता है। यानी +1 का मतलब हो गया ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा? आभासी। और कैसा बनाएगा? तो वस्तु के बराबर आकार का, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 है, वस्तु के बराबर आकार का यह बनाएगा, बराबर आकार का बनाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। तो समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी होगा। ध्यान में रखना बच्चे, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा?
पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी बायां का दायां चला जाता है और दायां का बायां चला जाता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से लगे हुए रहिए, लगातार मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा है वहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 2 3 4 सेट करवा दूँ। तो बच्चे, ठीक है, लगातार जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, मेरे द्वारा कही गई बातों को नोट डाउन कीजिए, यकीन मानिए सफलता आपके कदमों को ही चूमेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।